हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जुलाई महीने का आखिरी दिन। 31 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे आसानी से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग करेंगे कल के वीडियो का रिवीजन। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं 30 जुलाई 2022 का। 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया और अभी राजस्थान सरकार ने महिला बैंक की स्थापना के लिए तेलंगाना के साथ समझौता किया हुआ है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल जीत लिए हैं अमेरिका ने, और वहीं भारत ने भी एक मेडल जीत करके, एक सिल्वर जीत करके 33वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलकेणी संस्थान, नीलकेणी केंद्र लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों नीरज चोपड़ा को कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी हाल ही में जेफरी आर्मस्ट्रांग ने डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 का पुरस्कार जीता हुआ है। और पेरिस ओलंपिक 2024 का ऑफिशियल एक नारा चुना गया है, या कहें कि एक प्रकार से मोटो चुना गया है, गेम वाइड ओपन। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है और अभी केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से बैन लगाने की घोषणा करी थी। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में विजेता थे डेविड ट्रिबल। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आयरलैंड के बहुत ही प्रमुख ये नेता थे और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, तो इनका निधन हो गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से थे, जिनका आपने क्विकली रिवीजन कर लिया है और आपको अच्छे से दोबारा से याद हो गया है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हुई? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे सीएम बघेल ने इसे लॉन्च किया हुआ है, महतारी न्याय रथ योजना। एक प्रकार से ये यात्रा होगी, रथ यात्रा होगी, जिससे अवेयरनेस फैलाया जाएगा। किसके प्रति अवेयरनेस फैलाया जाएगा? महिलाओं के लिए अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और ये राज्य महिला आयोग द्वारा शुरू भी किया गया है। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ये अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि महिलाओं को क्या क्या संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, उनको कानूनों की जानकारी दे दी जाएगी, साथ ही साथ जागरूक किया जाएगा उनमें, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ वगैरह में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बहुत कम अवेयरनेस है, तो इस वजह से अवेयरनेस जिससे फैलाया जा सके, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके, कानूनों के बारे में बताया जा सके, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या कानूनी सुरक्षा मिलती हैं, कहाँ कहाँ तक वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीजें बताने के लिए ये एक रथ यात्रा शुरू करी गई है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा। तो छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लियर है? कहाँ से शुरुआत हुई अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ की और भी योजनाएं हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में चर्चे में रही थी, जैसे श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, इसको तो आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मितान योजना भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये लॉन्च करी गई है। इसके अलावा दोस्तों गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की योजना भी ये छत्तीसगढ़ की योजना है। छत्तीसगढ़ आया है, छत्तीसगढ़ आप मैप में देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना, और ये बना था 26वां राज्य जब अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये अपना बॉर्डर शेयर किया करता है दोस्तों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से भी, उड़ीसा से भी, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। नया रायपुर यहाँ की कैपिटल है और रायपुर में ही है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भूपेश बघेल जी आईएनसी पार्टी से यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। अनसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं और अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ पर लोक नृत्य और चर्चित स्थल, नेशनल पार्क, झीलें, ये सभी चीजें स्टैटिक की क्लास में याद करवा दिया है। स्टैटिक की क्लास डेली इवनिंग में 8 PM पर चलती थी और आज संडे है तो आज सभी स्टैटिक को एक करके आपको दे दिया जाएगा, जिससे एक ही वीडियो में आप सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो आज दिन में आएगी और 6-7 घंटे के आसपास की होगी और एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिलहाल ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। सुवा नृत्य आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी आपको याद होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क,
ये दोस्तों अभी नेशनल पार्क, ये दोस्तों अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला देख लेते हैं, हाल ही में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा दोस्तों ये अब बांग्लादेश में होंगे भारत के नए राजदूत। तो बांग्लादेश में इनको नियुक्त किया गया है, राजदूत नहीं कहेंगे, यहाँ पर उच्चायुक्त कहेंगे दोस्तों, उच्चायुक्त कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं और मैंने आपको इसके लिए रूल बताया हुआ था। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होंगी वहां पर उच्चायुक्त यानी कि हिंदी में अंग्रेजी में बोले तो हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। और जो दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा नहीं होंगी वहां पर राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है तो अच्छे नहीं बता पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप एमजेटी एजुकेशन से जुड़े हो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आईएफएस ऑफिसर, आईएफएस बोले तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर प्रणय वर्मा जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू बांग्लादेश, यानी कि नए हाई कमिश्नर एक प्रकार से हैं। यहाँ पर भी देखो एम्बेसडर ही लिखे हैं भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। तो नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश में। ओके, अभी ये वर्तमान में वियतनाम में है, इसके पहले भी ये बहुत जगह पर रह चुके हैं, यानी वाशिंगटन डीसी, काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना। तो विक्रम दोराईस्वामी की जगह ये आए हुए हैं और अब होंगे बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त। क्लियर है। और भारत और बांग्लादेश में व्यापार की रणनीति की साझेदारी को देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये जहां जहां पर थे वहां पर रिलेशन इंडिया के काफी ज्यादा अच्छे हो गए। बांग्लादेश आया है, तो बांग्लादेश आप मैप में देखोगे भारत का ही पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब्दुल हामिद जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना यहाँ की है प्राइम मिनिस्टर, ढाका राजधानी है और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। यहाँ की भी स्थिति डाउन चल रही है श्रीलंका की तरफ, और आईएमएफ से इन्होंने लोन मांगे हुए हैं, लेकिन देखिए अब ये देता है कि नहीं देता है। आईएमएफ वैसे इतनी जल्दी देता नहीं है। अगला, एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, एशिया कप जो 2022 होना था ना, क्रिकेट कप, ये अब श्रीलंका में ना होकर के अब ये होगा यूएई में। यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ये आयोजित होगा। ये फैसला लिया है दोस्तों एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये अनाउंस किया है 29 जुलाई को अभी, कि अब श्रीलंका में ना होकर के ये होगा यूएई में 2022 का जो एशिया कप होने वाला है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट चल रहा है। आप देख ही रहे हो वहां पर क्या चीज चल रहा है, कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। एशिया कप का 15वां संस्करण होना था दोस्तों 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच। देखिए अगर अभी 2-4 महीने बाद भी अगर होना होता ना, तब थोड़ा सा उम्मीद बनती थी कि ये हो जाता श्रीलंका में, लेकिन अभी इसी महीने में जो कल से शुरू हो रहा है, इसी महीने में ये आयोजित होने वाला था, तो अभी उतनी स्थिति वहां पर सुधार में नहीं आई है। इस वजह से एशिया क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला लिया कि अब ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो भैया अब होगा यूएई में। तो चलो मैं आपको गूगल मैप में दिखा देता हूँ यूएई और वो है कहाँ पर, ठीक है। तो आप मैप में देख पाओगे अगर, तो ये है दोस्तों ग्लोब में अपना प्यारा भारत, और यहां से नीचे ही आ जाओगे ना तो यहां पर मिल जाएगा एक देश जिसे पूर्व का मोती कहते हैं, श्रीलंका, पूर्व का मोती, ठीक है ना। तो यहां पर अब ना होकर के होगा कहां पर, अब आ जाओ आप ऊपर आओगे आप, तो यहां पर भारत से फिर से आप इधर चलेंगे गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर दोस्तों दुबई है। और दुबई क्या है? आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। बहरहाल ये डिसीजन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लिया है। और अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ये अब आयोजित होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा करी है कि अब स्कूलों में एक स्कीम के तहत, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ, काफी दिनों पहले ये आया था एक बार और चर्चे में, तो मैं आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर से कवर कर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना होगा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, जो कि होंगे 1.14 लाख से ज्यादा यहाँ पर। और ऐसे 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालय चुने गए हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत वहां पर ब्रेकफास्ट भी, नाश्ता भी प्रोवाइड कराया जाएगा।
ठीक है, तो एम के स्टालिन जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। एम के स्टालिन दोस्तों सीएम है यहाँ के, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बच्चों के लेकर के बात आ ही गई है, तो याद रखिएगा कोविड का टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया था तमिलनाडु, और अगर पहला देश पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्यूबा, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु आया है तो आप मैप में देखेंगे, भारत के मैप में यहाँ पर है कुछ तमिलनाडु, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरला से। चेन्नई यहाँ की कैपिटल है, और आप बताएंगे हमें कमेंट करके चेन्नई में एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर है। एम के स्टालिन दोस्तों डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं आनंद रवि, एम दुर्राई स्वामी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर है। यहाँ पर लोक नृत्य आपको याद रखना है भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र है, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, और कुडनकुलम है परमाणु संयंत्र, उसको भी आप याद रखेंगे। ये सभी चीजें आपको स्टैटिक जीके वाली क्लास में बताई गई हैं। आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आप तैयार कर सकते हो, और मैथ और रीजनिंग की जबरदस्त क्लास चलती है, उसको भी आप डेली फॉलो किया करो। अगला, कौन सा बिस्किट ब्रांड पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना है? तो दोस्तों पिछले 10 सालों में भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बन करके उभरा है पार्ले। पार्ले पिछले 10 सालों में टॉप पर रहा है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पार्ले कंटिन्यू टू बी इंडियाज टॉप एफएमसीजी ब्रांड, कांतार रिपोर्ट, कांतार की एक रिपोर्ट आई हुई है और उसके अनुसार ये चीजें डिक्लेयर किया गया है। कांतार ने अभी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट जारी करी है और उसमें इसने बताया हुआ है इसके बारे में। इसने कहा है कि 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में अभी पार्ले सबसे आगे निकल चुका है। पहले भी था लेकिन अभी और तेजी से निकल रहा है। 2020 की तुलना में 2021 में पार्ले का कंज्यूमर रीच पॉइंट जो है वो 14% ग्रो किया, 14% की और बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। वैसे पार्ले बिस्किट के बारे में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। संस्थापक इसके थे मोहनलाल दयाल। हालांकि इन्होंने कंपनी को स्थापित की थी मुंबई के एक पार्ले नाम के एक जगह पर 1929 में, ठीक है, लेकिन इन्होंने बिस्किट बनाना शुरू किया 1938 में, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट योर लास्ट प्रोडक्ट, तो पहला प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। देखिए पार्ले बिस्कुट शुरू करने में इनको लग गए 9 साल, लेकिन उसके बाद बीत गए 100 साल, ठीक है। चलिए फिलहाल अच्छा रिदम बन गया, आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों सिंगापुर। ये पिछली बार भी था, इस बार भी है। देखो समझो इस चीज को, पहले एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि फॉरेन से कितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में, ये देखता है, ये बताता है एफडीआई। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष विदेशी देश की निवेश के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा, यानी भारत में ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है? तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों सिंगापुर ने। फिर आया है अमेरिका का स्थान, ठीक है ना, अमेरिका दूसरे स्थान पर। सोचो सिंगापुर से ज्यादा एफडीआई आ रहा है इंडिया में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सिंगापुर लीड्स विद हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया। ये पिछली बार भी था, इस बार भी है, ठीक है ना, तो कोई नई बात नहीं सिंगापुर और भारत के रिलेशन को लेकर के। फिलहाल 2021-22 का ये डाटा जारी हुआ है, इसमें बताया गया है टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा एफडीआई देती हैं भारत में, उनमें है सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। इसमें 27% अकेले सिंगापुर से आता है, यानी 27% का योगदान सिंगापुर का होता है। अच्छा, राज्यों में अगर बात किया जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया है। देखिए एफडीआई मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है एफडीआई को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। मतलब आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आगे वाली जो कंट्रीज है, जो सामने की कंट्रीज है, वो आपके अंदर, आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हो सके। पाकिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर देखो वो जा करके भीख मांग रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया है, खड़े होकर के एक बार हाथ उठाएगा कि हमको पैसे चाहिए इस चीज के लिए, बहुत सारे देश आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इंडिया कैसी मार्केट है, कितना सिक्योरिटी है, कितना सब कुछ है, ठीक है। फिलहाल ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको चाहिए कि जीएस, स्टैटिक और साइंस में आप 100% स्कोर कर पाओ तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। साइंस की जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं वहां पर, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ये 3 के 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं।
तो क्या अब ये सर बैठेंगे? नहीं, अब प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक यहाँ पर प्रैक्टिस चलेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से साइंस तैयार कर सके। ऐसे ही चीज सेम चीज है आपका जीएस में। जीएस में भी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, प्रैक्टिस भी वहां पर कराया जा चुका है। और करंट अफेयर में तो आप वहां पर टॉपिक बाय टॉपिक मेरे द्वारा पा ही रहे हो। चलिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एमजीटी ऐप पर जाकर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो वहां पर एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करोगे ना एमजीटी ऐप, तो जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा, उसको टच करना, अपना डाउट क्लियर कर लेना, उसके बाद ही परचेज करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य में खेड़ मेला आयोजित किया गया? तो खेड़ मेला दोस्तों ये आयोजित किया गया पंजाब में। आयोजित नहीं किया गया, एक्चुअली में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह आयोजित होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जरूर बताइएगा। चलिए, तो फिलहाल पंजाब का खेल विभाग जो है इसने घोषणा करी है कि 29 अगस्त से खेड़ मेला शुरू करेगा। अब 29 अगस्त से इस बार से शुरू हो जाएगा खेड़ मेला, प्रत्येक वर्ष हो सकता है ये लोग कंटिन्यू करें। वहां पर उद्देश्य यही होगा कि लोगों की प्रतिभाओं को पहचानना। हालांकि इनका एज का क्राइटेरिया देख करके मैं थोड़ा सा अचंभित हूँ। 14 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए ये अलाउ किए हैं। अब 60 वर्ष का हो सकता है कैरम बोर्ड या चेस वगैरह खिलाएं। फिलहाल 30 खेल इसमें आयोजित कराए जाएंगे और ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक के गेम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को। पंजाब आया है, जानते चलो इसके बारे में। पंजाब आप देख पाओगे मैप में यहाँ पर है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू एंड कश्मीर से। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम है। बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं। रविशंकर झा हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। यहाँ पर दोस्तों भांगड़ा, धूमल, गिद्धा प्रमुख लोक नृत्य है, जिसको आपको याद रखना है। अमृतसर, किला मुबारक, जलियांवाला बाग ये प्रमुख यहाँ के चर्चित स्थल हैं। 23 जिलों वाला ये राज्य है। 117 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 90 विधानसभा सीटें जीत करके इतिहास रच दिया था आम आदमी पार्टी ने इस बार। अगला देखते हैं, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च कर दिए हैं? अब देखिए, सोने के सिक्के लॉन्च कर दिए मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। किसने? जिम्बाब्वे ने ये कारनामा कर दिखाया है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में गोल्डन कॉइन लॉन्च कर दिया है और इसको लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब अब उस देश में तरलता को, मुद्रा की तरलता को बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई है। तो जिम्बाब्वे ने इसे गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किया है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए और इसको नाम दिया है मोसी ओ तोन्या। क्या? मोसी ओ तोन्या कहा जा रहा है इस प्रकार की करेंसी को। तो फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आप लोग भी बताइएगा, कोशिश कीजिएगा इसके रिलेटेड कि कैसे ये लोग मुद्रास्फीति से निपटेंगे या इनकी पॉलिसी क्या होगी और मतलब किस प्रकार से होगा। फिलहाल तरल संपत्ति का दर्जा इसे मिलेगा, जिससे उन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। ठीक है, जिम्बाब्वे आया है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं जिम्बाब्वे है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में तो सबसे पहले तो आपको देखना है अपने प्यारे भारत को, यहाँ पर है। अब यहाँ से आपको आना है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कंट्री जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की ही कैपिटल है हरारे। ठीक है, ये है कैपिटल हरारे। और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमरसन मंगांगवा और यहाँ की करेंसी होती है जिम्बाब्वियन डॉलर। अगला, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड रेंजर्स डे ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को इस बार भी मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड रेंजर्स डे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, 31 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है रेंजर्स की याद में। रेंजर्स कौन होते हैं? रेंजर्स वे होते हैं दोस्तों जो जंगलों में या कहें कि जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं वहां पर ड्यूटी करते हैं और वहां पर जानवरों और मनुष्यों के बीच में जो एक प्रकार से संघर्ष हो जाता है कभी कभी, वो रोकने के लिए ये काम में आते हैं। यानी कि ये जानवरों की रक्षा करते हैं मनुष्यों से और मनुष्यों की रक्षा करते हैं जानवरों से। तो दोहरी जिम्मेदारी होती है और कई लोग बेचारे मारे जाते हैं इसी के चक्कर में। ठीक है ना, तो
इसलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इनके काम को याद करने के लिए और जो लोग दोस्तों घायल हुए होते हैं उनकी मदद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व रेंजर्स दिवस। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो विश्व रेंजर्स दिवस इन्हीं लोगों के, इन्हीं ऐसे सोल्जर्स की याद में मनाया जाता है। 2007 से इसकी शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय रेंजर्स महासंघ के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, अभी ये 31 जुलाई हो गया कंप्लीट आपका। तो 31 जुलाई यानी कि जुलाई मंथ कंप्लीट। तो जुलाई मंथ का पूरा आप लोग दिवस और थीम रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले 2 दिनों से लगातार बता रहा हूं, तो आज इसको बताऊंगा नहीं तो टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध सुशोभन बनर्जी का निधन हो गया है। वह किस नागरिक पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो देखिए दोस्तों, सुशोभन बनर्जी ये 1 रुपए वाले डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे, 1 रुपए वाले डॉक्टर कहे जाते थे और ये पद्मश्री से सम्मानित थे। तो पद्मश्री से सम्मानित सुशोभन बनर्जी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी दोस्तों। बंगाल, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, बंगाल से रिवेर्ड 1 रुपी डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पास्ड अवे। तो इनका निधन हो गया है। इनकी महानता का आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री और जिस देश में रहते हैं उस देश का प्रधानमंत्री इनकी मृत्यु पर शोक जताया है। ठीक है ना? तो 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस थे, 1 रुपए में इलाज किया करते थे और पद्मश्री से ये सम्मानित किए गए थे सुशोभन बनर्जी जी। तो अभी हाल ही में कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 83 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या कुछ और वीडियोज आप देखना चाहते हैं, दिन भर में किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, उनका नाम भी मैं बताऊंगा। सनी डेज किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा गया था, तो सुनील गावस्कर की है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों हरियाणा में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन टॉप 10 लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था उनमें है रविशंकर, ज्योति गुप्ता, महेंद्र हेम्ब्रोम, दिव्यांजल, नेहा गुप्ता, भगवान साहू, स्वर्णेश्वर कुमार, प्रवीण त्रिपाठी, अमित गौर और राहुल कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता और कितने मीटर भाला फेंक करके इन्होंने जीता। कोशिश कीजिएगा इनका नेशनल रिकॉर्ड भी अगर याद हो तो बताइएगा जरूर। रासलीला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आप बता सकते हैं। अन्य राज्यों के भी प्रसिद्ध लोक नृत्य आप बता सकते हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग कमेंट करते हैं तो सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नहीं भाई, आसपास के रिवीजन पॉइंट भी जरूर डाल दिया करो, जिससे जो लोग आपका कमेंट पढ़ें उनको भी फायदा हो। ठीक है? और आपका रिवीजन भी हो जाए। इस वीडियो की क्विज और फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमजीटी ऐप पर, तो आप वो जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, एमजीटी एजुकेशन सर्च करके। मिलेंगे अब ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।